खड़े ये पीछे हो जाए ना। बैठो। आओ सो रिफ्रैक्शन के डाउट्स हैं। पहले एग्जांपल नंबर कौन सा था? 17 एग्जांपल नंबर 17 है ना। करो भी स्टार्ट करो। करें स्टार्ट। तुमने क्वेश्चन किए? हाँ किए थे। डाउट कितने हैं? अभी तक तो नहीं है वैसे। मैंने एक दो क्वेश्चन किए थे। राइट में कर दो। फर्स्ट चैप्टर करना है। फर्स्ट चैप्टर करना है अभी। अब ये मेरे को ये एक्सक्यूज होना दोगे तुम कि सर मैंने फर्स्ट चैप्टर करना था, मैंने ये नहीं किए। वो भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। तुम स्कूल जाते हो? आज तो छुट्टी चल रही है। स्कूल कम जाया करो। स्कूल कम जाओ, घर बैठ के पढ़ो। बोलो फिर आप मम्मा बोलते हैं स्कूल जाने के लिए। अभी तो आजकल तो हॉलीडे चल रही है ना। हॉलीडेज चल रही है तो हाँ तो फिर काम के लिए करके लाए आप। कर लोगे कोई बात नहीं। करो। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ट इन द बॉटम ऑफ ए ट्रफ ऑफ वाटर, मतलब पानी में गहराई के अंदर एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पड़ी है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वाटर सरफेस at an angle of 50 degree passes through the water into glass. Calculate angle of refraction in the glass given that mu for water is 4/3 and mu for glass is 3/2. तो बेटा कर लो इस क्वेश्चन में। तुमको प्रॉब्लम क्या है ये बताओ पहले। एकदम आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, ऐसे मान लो ये कौन है? कंटेनर। पहले इस कंटेनर में भर दिया पानी और फिर उसके अंदर डुबो दी ग्लास स्लैब। तो ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है पानी से, तो ग्लास डूब जाएगा पानी के अंदर। तो इसका मतलब ये मान लो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये ग्लास की स्लैब है जो पानी में डूबी हुई है और इसके चारों तरफ क्या है? पानी। ये डायग्राम बन गया देखो ऐसे, समझ रहे हो? ये डायग्राम बन गया ऐसे, है ना। ये वाटर हो गया। अब हुआ क्या? यहां से रे आई एक, और ये रे कितने एंगल पे आई? 50 डिग्री एंगल पे आई। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो ये आई तो इस रास्ते पे है, लेकिन ये डेंस ये नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। ये कितना एंगल बनेगा? आर, है ना भाई। नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज अगेन गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, सो इट इज अगेन गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा? आर, जितना ये था उतना ही बनेगा। और ये अब इस रास्ते पे आ रही है तो ये फिर से नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर जाएगी। तो इसका ग्लास के अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आएगा? आर डैश। तो आपको बेटा आर डैश कहता है, निकाल के दिखा दो। और आपको क्या देता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देता है, रिस्पेक्ट टू एयर देता है दोनों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दे रहा है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दे रहा है आपको। तो कर लो ना, प्रॉब्लम क्या है? चलो पहले मेरे को बताओ, फॉर एयर वाटर, फॉर एयर वाटर क्या स्नेल्स लॉ लगाना आता है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू एयर, बताओ क्या आएगा? साइन अपॉन साइन। एयर में कितना एंगल है? 50, वाटर में कितना एंगल है? आर।
ये कितना है भाई 4/3। क्या साइन आर निकाल सकते हो? साइन आर ऊपर 3 ऊपर 4 नीचे, बता दो साइन आर कितना हो गया? हो गया 3/4 साइन 50। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक ये भी है कि साइन 50 नहीं पता मुझे, तो वो अगर ऐसा पेपर में फाइनल में क्वेश्चन आएगा तो साइन 50 की वैल्यू देगा। ओके, अब मैं लगाऊंगा वाटर ग्लास के लिए, क्योंकि आगे जो रेज आ रही है वो वाटर से ग्लास में जा रही है। तो अब मैं बोलूंगा फॉर वाटर ग्लास, तो यहां मैं लूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर, जो कि मुझे पता नहीं कितना है। मुझे ग्लास का रिस्पेक्ट टू एयर पता है ना बेटा 3/2 है, मुझे ग्लास का रिस्पेक्ट टू वाटर तो पता ही नहीं। अरे नहीं बात समझ में आई? समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ ग्लास का रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा ना मुझे, तो क्योंकि सब मीडियम तो भी दोनों है, तो बराबर बताओ क्या आएगा? साइन बाय साइन। अब जो मीडियम ऊपर है उसका एंगल ऊपर, वाटर का एंगल बताओ कितना है? आर, और ग्लास का एंगल बताओ कितना है? आर डैश। वही तो निकालना है मुझे। अच्छा, क्या ये पता है आपको? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो की फॉर्म में लिख सकता हूं मैं। यस। ये बताओ क्या लिखा जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे आ जाएगा। अब ये बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर नीचे ये कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? ऊपर आ जाएगा 3/2, नीचे आ जाएगा 4/3। तो मुझे बताना ये कितना आ जाएगा? 9/8 आ जाएगा। तो यानी कि मेरे को पता लग गया कि ये रेशियो जो है वो 9/8 है। मुझे पता चल गया कि साइन आर डैश जो है वो 9/8 है, और मुझे क्या निकालना है? तो आर डैश निकालना है। तो साइन आर डैश ऊपर 8 ऊपर 9 नीचे, साइन आर मुझे पहले ही पता है वो बड़ा। अब मुझे बताओ साइन आर डैश कितना आ जाएगा? 8/9 इंटू साइन आर, और साइन आर कितना है? 3/4 साइन 50। पुट करो बेटा यहाँ पर 8/9 बड़े साइन आर वो बड़ा 3/4 इंटू साइन 50, इसको 3 पे इसको 2 पे, तो ये हो गया 2/3। तो बताओ साइन आर कितना आ गया? यानी तो लास्ट में स्टेप बताओ कितना आ गया अभी? sin 50 ना भी बनो तो sin 50 की फॉर्म में आंसर दे सकते। हाँ, और क्या? तो आप लिखो साइन आर डैश, बताओ कितना आ गया अभी? वो आ गया 2/3। sin 50 2/3 sin 50 साइन 50, तो आर डैश कितना आ गया? साइन इनवर्स 2/3 साइन 50। आंसर खत्म। सही बात है क्या? चलो, हो गया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछना है? अरे सेम टॉपिक तो है भाई, कर लो। क्या कह रहे हो? लो साफ करो। हाँ भाई, साइन 18वां एग्जाम्पल। पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस √3। ऐसा है, एक ग्लास स्लैब है जिसकी साइड्स कैसी हैं? भी पैरेलल है, मतलब ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस आपस में पैरेलल है इसके, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो √3 है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो क्या है? √3 है। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। सही बात है क्या? When light is incident on one of the parallel face at an angle of 60 degree, it emerges from the other face. Find the lateral shift of the emergent beam.
एक फेस से लाइट एंटर कर गई, कितने एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे लाइट एंटर कर गई। इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। आई तो ये इस रास्ते पे थी, लेकिन ये जाएगी ऐसे, तो ये एंगल हो गया आर। अब ये जब यहां से यहां जाएगी तो ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये वाला एंगल आर, तो ये वाला एंगल भी आर। और जब ये ऐसे बाहर निकलेगी तो ये वाला एंगल भी कितना? फिर से 60। अरे सही बात है क्या? पहले बताओ क्या आर निकाल सकते हो? अरे म्यू लगा दो ना, म्यू फॉर ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर √3 कितना आएगा? साइन बाय साइन। एयर मीडियम में एंगल कितना? 60 ऊपर आर। क्या साइन आर निकाल सकते हो तुम लोग? Yes. कितना आएगा? 30 आएगा। अरे साइन आर कितना हो गया? साइन 60 कितना होता है? √3/2/√3 कट गया 1/2। आर तो 30 है। Yes. बात समझ आ गई? अब मुझे बताना इसमें लेटरल शिफ्ट कौन सी थी? वो तो ये वाली बताई तो थी मैंने आपको। Yes. और ये अगर मैं इसको x से बोल दूं तो x का फॉर्मूला क्या था? t cos i1 माइनस r1 बाय में sin i1। और ये रहा i1, ये रहा r1 और ये रहा t। पुट करो आंसर लो। हाँ, अरे पुट कर लो, आंसर ले लो। क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन? बिना मन के कर रहे थे क्वेश्चन। सच बोल रही है। नींद में सारा कुछ नहीं बारी इसका मन नहीं था, मैं तो सो गई थी बेड पे। ऐसे ही होता है वो सर्दियों में। ना सर्दियों में हम पढ़ने बैठे, सर्दियाँ नहीं सर, नहीं कोई भी मौसम सर्दियों में चलेगा कहावत है, तो। सर्दियों के लिए कहावत पता है क्या है? हम पढ़ने बैठे, जब हम पढ़ने बैठे तो रजाई यहाँ तक थी, फिर आधे घंटे बाद रजाई थोड़ी ऊपर आ गई, फिर आधे घंटे बाद नहीं 5 मिनट बाद, ज्यादा होता है आधा घंटा 3 घंटे पढ़ लो, 5 मिनट बाद रजाई थोड़ी और ऊपर आ गई, फिर 5 मिनट बाद यहाँ तक आ गई, फिर 5 मिनट बाद हम ही चले गए अंदर। खत्म, 20 मिनट में स्टडी खत्म आ गई, है ना भाई? क्योंकि ठंड में ज्यादा सर्दी में इसलिए जा रहा हूं। हाँ भाई, नहीं इस क्वेश्चन में तुमको पूछने वाला क्या दिखा ये तो बताओ मेरे को। फिर आप ऐसे डाउट नहीं लिए ये बात मिलेगी। सच निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 24। हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर 24 सुनो ध्यान से। अब cylindrical vessel of diameter 12 centimeter contains 800 pi centimeter cube of water. ठीक है, एट 800 pi centimeter cube of water, a cylindrical glass slab of diameter 8 centimeter and height 8 centimeter is placed in the vessel. If the bottom of the vessel under the glass piece is seen by paraxial rays, then locate its image. Index of refractive index of glass is this and what is this? बेटा करो क्वेश्चन। देखो ऐसा बोलता है आपको
कि ये है एक सिलिंड्रिकल कंटेनर। इसका डायमीटर कितना देता है? 12 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल कंटेनर नीचे से सर्कुलर होगा ना उसका फेस, तो उसका डायमीटर कितना देगा आपको? 12 सेंटीमीटर टोटल देगा ये। ठीक है। अब इसमें पानी भर दो। फिर पानी भरने के बाद इसमें एक सिलिंड्रिकल ग्लास स्लैब वो डालो। ग्लास पानी से ज्यादा डेंसर है तो डूब जाएगी उसके अंदर। तो ये लो, मैं ये दिखा रहा हूं आपको सिलिंड्रिकल ग्लास स्लैब जिसका डायमीटर कितना है? 8 सेंटीमीटर है और जिसकी हाइट भी कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये बच के बाकी जो बच गया जगह वहां पर सारा क्या है? पानी है। वहां पर सारा पानी है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास देता है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देता है आपको। कितना देता है? ग्लास का दे रहा है 1.5, वाटर दे रहा है 1.33। ये ग्लास का 1.5 है, इसका 1.33 है। आपको ये तो बताता है कि ग्लास स्लैब की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। लेकिन वाटर कितनी हाइट तक है वो तो बताया नहीं उसने। पानी की कितनी हाइट है वो तो बताई नहीं ना उसने। अरे नहीं बात समझ आई? उसने ये नहीं बताया कि पानी की कितनी हाइट है। हाँ, उसने एक बात बताई है, कहता ये जो पानी का वॉल्यूम है ये कितना है? 800 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है अकेला। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। अब आपको बोलता है कि ये बता दो कि अगर हम ऊपर से इस कंटेनर के तल को देखें। अब कंटेनर का तल, ये भी तल है कंटेनर का, ये भी तल है। अगर ये हिस्सा देखोगे तो सिर्फ किसमें से देख रहे हो? पानी में से। अगर ये हिस्सा देखोगे तो पानी प्लस ग्लास में देख रहे हो। तो वो कहता है पानी प्लस ग्लास वाला जो हिस्सा है वो देखना है। तो बताओ इस इतने इतने हिस्से की जो आपको इमेज ऊपर बनी दिखाई देगी वो कितनी ऊपर जाके दिखाई देगी? ये पूछ रहे हैं आपसे। नहीं बात समझ आई? तो इसका तो मैंने स्पेशल केस नहीं करवाया था आपको। अरे वो वाला स्पेशल केस नहीं कराया था क्या मैंने कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक तो ये मीडियम, एक ये मीडियम और एक ये मीडियम। याद करो, इस मीडियम की गहराई x1, इसकी गहराई x2, इसकी गहराई x3। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3। अगर आप ऊपर से इन तीनों मीडियम के थ्रू इस बॉटम को देखोगे तो ये कितना ऊपर उठा दिखाई देगा आपको? उसका फॉर्मूला था x1 * 1 - 1 by μ1 प्लस x2 * 1 - 1 by μ2 प्लस x3 * 1 - 1 by μ3। तो मुझे दिख रहा है ये फॉर्मूला लगा के मुझे क्वेश्चन करना है। मुझे भी इसमें d चाहिए, मुझे इसमें d चाहिए और d कितना आएगा पता है? पहले इस तल को कौन ऊपर उठाएगा? ग्लास। ग्लास कितना ऊपर उठाएगा वो बताओ। इसकी ग्लास की कितनी रियल गहराई है? 8 * 1 - 1 by μ4 वाटर प्लस। अब ग्लास की गहराई से ऊपर ये गहराई बताओ कितनी है? ये निकालनी पड़ेगी पहले मुझे। ये गहराई किसकी है? पानी की। पानी की आपको पता ये भी तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं यहां तक तो मुझे किसने उठा के दिया है? ग्लास है ना। तो ग्लास से ऊपर जो जो बच गया वो हाइट चाहिए मेरे को, है ना। तो पहले मैं ये हाइट निकालूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आ जाएगी मेरे पास। तो इसको अगर मैं x2 मान लूं
तो अब ये कितना उठाएगा, वो आ जाएगा x2 इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू w। ये मेरा आंसर है। म्यू वाटर आएगा ना, ये वाटर, हाँ ये ग्लास आएगा और ये वाटर आएगा, सही है। बात समझ आ गई? तो मुझे बेसिकली ये निकालना है, इसमें मुझे x2 नहीं पता, बस मुझे सिर्फ और सिर्फ x2 नहीं पता। अच्छा x2 कैसे निकलेगा, अगर मैं ये निकाल लूं, है ना। अब ये कैसे निकलेगा, पहले मुझे पता होना चाहिए ये पूरा वॉल्यूम कितना है। ये पूरा वॉल्यूम है, मुझे इतना इतना वॉल्यूम तो पता है 800। इसका वॉल्यूम मैं जोड़ लेता हूं, निकाल लेता हूं। इसका वॉल्यूम निकालना क्या बड़ी बात है मेरे लिए, अरे बोलो। इसका वॉल्यूम कितना आएगा, पाई 8 का स्क्वायर 64 गुना 8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में वो सेंटीमीटर क्यूब में ये आएगा, बताओ कितना हो गया, 32 512 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अरे बोलो, ये इसका वॉल्यूम है प्लस इसका वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम बताओ कितना हो गया, वो हो गया 800 प्लस 512 इंटू पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम हो गया। और ये टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होना चाहिए, अगर मैं साइड को h मान लूं तो वो होना चाहिए पाई 6 का स्क्वायर इंटू h। क्या यहाँ से h निकल जाएगी, h आएगी 25 पॉइंट समथिंग। गलती कर दी, 8 का आधा लेना, 4 का स्क्वायर 16 लेना था यहाँ पे। ये बात समझ आई, 16 गुना 8 कितना होता है, हाँ भाई, और क्या, तो सर हमें तो पता था, हम तो ऐसे ही नहीं बोले। 4 का स्क्वायर 16 गुना 8 कितना हो गया, 48 128, सही है। अब 128 जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से h निकल जाएगा, और h कितना आएगा 25.78 25.78। और ये x2 बताओ कितना आएगा, 25.78 माइनस 8, तो ये कितना बनता है, अप्रोक्सीमेटली बनता है 17.78। तो ये पता लग गया मुझे 17.78 है। इसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, बाकी सारा कुछ मुझे पता है, आंसर निकाल दूंगा, खत्म। और बताओ, डन है, तालियां बजाने के लिए काम कर लेगा तुम। ये ना डाउट कैसे ना सही डाउट ले लिया पहले इनके अंदर डाउट मौके नहीं होते हैं। नींद में ये तुक्के से सही क्वेश्चन छाट लिए इन्होंने। हाँ ये तुक्का ही खत्म खत्म था। अभी अनसॉल्व क्वेश्चन कौन करेगा, जो करने के लिए वो तुमने करे नहीं। ये अनसॉल्व क्वेश्चन के भी हिंट कर देते हैं ये, अनसॉल्व को भी सॉल्व कर देते हैं ये, ठीक है। चलो भी कल पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर। एप्लीकेशन ऑफ डीआईआर, सबसे पहली एप्लीकेशन क्या दी है,
ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, अरे बोरिंग बोरिंग सी है और बहुत। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इतना चमकता क्यों है? तो लिखो सबसे पहले म्यू फॉर द डायमंड होता है 2.42, दैट इज हाईएस्ट। डायमंड से ज्यादा किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ही नहीं, मतलब डायमंड जो है वो मोस्ट डेंसर मीडियम है, मोस्ट डेंसर, सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम है, इसका मीडियम सबसे ज्यादा है 2.42। तो कल हमने पढ़ा था म्यू बराबर 1 बाय साइन ऑफ आई सी। कल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में क्या पढ़ा था, रिलेशन पढ़ा था। तो यहां से साइन ऑफ आई सी 1 बाय 2.42, आई सी कितना आ जाएगा 24.4 डिग्री। और ये अगर हाईएस्ट है तो ये ऑब्वियसली ये लोवेस्ट हो जाएगा। क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड, आई सी फॉर डायमंड कितना कम क्रिटिकल एंगल, मतलब डायमंड का क्रिटिकल एंगल बहुत कम है। जो डायमंड सब्सटेंस है ना उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना वो बहुत कम है। ट्वेंटी 4.4 है वो, ये 2.42 है, 24.4 है, वैल्यू याद होनी चाहिए। अब इतना कम क्रिटिकल एंगल होने से क्या हो जाएगा, उससे इसमें चमक कैसे आ जाएगी। कभी आपने डायमंड देखा हो, छोटा सा डायमंड भी कभी आपने देखा हो, तो डायमंड की ना ऐसे कटिंग होती है, शेप्स बना रखी होती है उसमें। मतलब अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं ना तो मान लो ये डायमंड है, ऐसे 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 होता होगा। मतलब उसको हेक्सागन नहीं बोल सकते आप, बहुत सारी साइड है इसमें, और मतलब जो फेसेस है ना वो बहुत बहुत कम कम एंगल पे हैं इंक्लाइंड, बट फेसेस बहुत सारे हैं। अब हुआ क्या, इस डायमंड में एक लाइट एंटर कर गई। अब लाइट एंटर कैसे करेगी, मान लो लाइट यहां से एंटर करी ऐसे नॉर्मल, तो जो नॉर्मल जाएगी वो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, वो तो डेविएट ही नहीं करती है अपने पास से, पता ही है आपको। अब ये तो एंटर कर गई, इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो इसमें तो टी आर का कोई है ही नहीं। टी आर कब होगा, जब डेंसर से रेयर जाने की कोशिश करेगी वो। तो ये रे एक बार इसमें एंटर कर गई, अब ये सामने वाले फेस पे गिरा दो, सामने वाला फेस ऐसे है, तो यहां बनेगा इसका नॉर्मल फेस का, दिख रहा है। पहली कंडीशन हो गई टीआर की, इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जाने की कोशिश कर रही है, जा पाएगी नहीं जा पाएगी वो दूसरी कंडीशन डिसाइड करेगी। और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि क्रिटिकल एंगल खुद ही बहुत छोटा है। छोटा है ना वो, तो वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहां से, अंदर ही घूम, मतलब रिफ्लेक्शन होगी, मतलब यहां जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो टी आई आर की दोनों कंडीशन फुलफिल। अच्छा अब क्या होगा, अब ये जाएगी अगले फेस पे, तो अगले फेस पे फिर से वही होगा, यहां नॉर्मल ये बनेगा, ये फिर से एंगल बड़ा है तो ये फिर से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यहां फिर से वही होगा, ये फिर से कर जाएगी, ऐसे करती रहेगी तो अंदर ही बहुत मुश्किल से बाहर निकलेगी ये। किसी फेस पे जाके अगर इतना छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया कि वो क्रिटिकल एंगल से भी छोटा हो गया,
तब जाके इसका रिफ्रैक्शन होगा, तब जाके बाहर आने को मिलेगा इसको। अगर इसके अंदर 1 करोड़ रेज एंटर करती हो ना अंदर, ऐसे मान लो घुसती हो, तो 90% तो अंदर रह जाती है उसके, 10% ही बाहर निकलती है। अब पहली बात तो इसके अंदर लाइट है तो चमकेगा तो सही। अरे जिसके अंदर लाइट घूम रही है, बाहर नहीं निकल रहा, तो वो तो चमकेगा ही। तो ये हो गया प्लेस ऑफ डायमेंशन। टाइम डल कैसे हो जाते हैं? क्या विद टाइम डल हाँ। कैसे हो जाते हैं? डरता नहीं होता, वो कहीं ऐसे ही पॉलिश उतर जाती है उसकी, थोड़ी बहुत वो मैल वगैरह लग जाती है, आपको और कुछ नहीं है। आप उसको सफाई करवा लो, दोबारा वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ता इसका। वो ऐसे तो फिर गोल्ड भी जाता है वो, तो उसको भी कराना पड़ेगा साहब, समझ रहे हो? दिस इज द कॉज ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ठीक है, ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो और हल्का हल्का लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, डायग्राम बनाना है, बनाना तुम्हारी मर्जी है। भूल जाएंगे नाले। घर जाके गोल कर दिया जाए, क्या करेंगे? ठीक है, अंगूठी पहनी। हाँ भाई, हल्का में लिख लो इसमें। रे ऑफ लाइट once entered into diamond suffers multiple PIR on its different faces. Hence, diamond shows brilliance. बस छोटी सी बात है। लाइट एक बार जो डायमंड के अंदर घुस जाती है, वो उसके फेसेस पे बहुत बार टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए डायमंड क्या करता है? ब्रिलियंस शो करता है। 2 नंबर में आएगा तो इतना लिखना होता है। 2 नंबर में आने का मतलब है कि 1 नंबर का तो ये वैल्यू है और 1 नंबर का बस थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं कि आप पूरा ऐसे टाइप लिखने बैठ जाओ, ठीक है ना? ये आपको बता रहा हूँ, फिजिक्स में स्पेशली टू द पॉइंट लिखना होता है आंसर, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और फालतू की बात लिखोगे तो नंबर काट देगा उल्टा, क्योंकि फालतू बात लिखोगे तो कुछ ना कुछ गलत भी लिखा जाएगा, पक्की बात है। अब गलत लिखा जाएगा, गलती देखते नंबर कटेगा, समझ रहे हो? इससे अच्छा वही लिखो जो लिखना है, कम लिखो, कम शब्दों में अपनी बात समझाओ। अरे इसी को तो अटेम्प्टिंग बोलते हैं। हाँ जी, सेकेंड एप्लीकेशन आ रही है मिरज। कभी आप मान लो कार पे जा रहे हो, दोपहर का टाइम है, लिसन टू मी। कभी आप कार पे जा रहे हो, दोपहर का टाइम है, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने सड़क पे ना पानी है, लगता है ना? पहाड़ में होता हुआ ऐसे से लगता है। हाँ, तो पानी लगता है और क्या होगा, क्या होगा? मतलब सड़क नहीं दिखती आपको, हाँ। बट सड़क की जगह में कुछ दिखता है जो हिल रहा होता है ऐसे, वो भ्रम हो जाता है कि पानी है। लेकिन वहां जब कार पहुंचती है तो पौधी सड़क ही है, फिर आगे पानी दिखता है। सेम अगर ऐसे ही अगर आप डेजर्ट एरिया में चले जाओ, मान लो चारों तरफ रेत में खड़े हो, आप रेत ही रेत है, आप यहाँ खड़े हो, सामने कुछ दूरी पे ना एक पेड़ है, तो आपको ये भ्रम हो जाएगा कि वो जो पेड़ है ना वो किसी नदी के किनारे पे है
और आपको उस पेड़ की उल्टी इमेज पानी में हिलती दिखाई देगी, जबकि होगा वहां पर रेत ही सारा। क्या ये तो पैरानॉर्मल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ ये सब। वो कभी तुम रेत में गए नहीं ना, फिर मैं तो गई हूँ, आज तक मेरे को पानी नहीं दिखा है। धूप थी वहां पे, हाँ। धूप पूरी धूप होनी चाहिए, गर्मी होनी चाहिए, तब दिखाई देगा। 12 बादल होंगे तो थोड़ा दिखाई देगा। प्यास भी लगनी चाहिए, प्यास भी लगनी चाहिए। बोलो। प्यास ठीक है। लगनी चाहिए लवनीश बाबा जी। या देखो गर्मी पूरी होनी चाहिए बेटा, मैं मतलब थोड़ी बहुत गर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना ज्यादा गर्मी होगी ना उतना ज्यादा अपीयरेंस होगी इस चीज की। रोड पे तो दिख रहा है, रोड पे पे तो तो देखते कॉमन है, वो रोड पे देख- तो ठीक ठाक चीजों को तो दिखता है। हाँ। अभी Desert ऑब्जर्व वाला- करना है, तो वो भी भ्रम, ये भी भ्रम ही है कि पेड़ नदी के किनारे पे है ही नहीं, वहां पे अकेला पेड़ है, नदी कहाँ से आ गई वहां पे? तो अब इसको एक्सप्लेन करना है आपने, ठीक है? अब इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? इट विल बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ TIR, ठीक है? तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। तो मान लो, सर बनाना है हमें। हाँ और क्या तो, मान लो ये है डेजर्ट सरफेस, ये डेजर्ट सरफेस है, रेत का सरफेस है टोटल, ठीक है? ये मान लो कोई पेड़ है, मेरा कोई मेरा सबकी रूह कांप गई है सफेद में। नदी देख में जितना तो बचेगा ही नहीं। ठीक है? अब होगा क्या? अब ये गर्मी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। गर्मी में क्या होता है, रेत जल्दी गर्म हो जाती है, ये रेत बहुत गर्म हो जाएगी, तो रेत के जस्ट ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी गर्म हो जाएंगे, वो गर्म होके कहां जाएंगे? ऊपर जाएंगे। नहीं, रेत के इवेपोरेशन मतलब बोलेंगे। इवेपोरेट होएंगे। इसमें कौन सी इवेपोरेशन आ गई भाई? यस। इवेपोरेशन तो वाटर के मॉलिक्यूल की होती है, मैं तो एयर के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। गर्म। अरे प्रॉब्लम क्या है तुमको? एक लिमिट तक रहा करो, ज्यादा नहीं। तो ये नहीं कि टॉपिक होए ना और तुम हंसते हंसते रह जाओ, क्लास में खत्म हो जाए क्लास। डेजर्ट सरफेस है ये, डेजर्ट सरफेस, दिन के टाइम की बात हो रही है, गर्मी के टाइम की बात हो रही है। रेत जल्दी गर्म हो जाएगी, रेत से गर्मी लेकर एयर के मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे, यानी कि ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर मिलेंगे और कम 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 मॉलिक्यूल यहाँ मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ उल्टा हो गया कि ऊपर जा रहे हो ना तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, उल्टा हो गया। अरे नहीं बात समझे? अभी मैंने कल टॉपिक कराया था वो सनसेट और सन राइज वाला, उसमें मैंने उल्टा कहा था। मैंने कहा था कि नीचे डेंसिटी कम है, सॉरी नीचे डेंसिटी ज्यादा है और ऊपर डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन वहां मैंने हाइट भी ज्यादा ली थी, वहां पे मैंने पूरे एटमॉस्फेयर की बात की थी। यहाँ मैं हाइट ले रहा हूँ सिर्फ पेड़ की हाइट तक बस। तो पेड़ की हाइट तक क्या हो जाएगा? ज्यादातर एयर के मॉलिक्यूल गर्म होके हल्के होके ऊपर मिलेंगे और जो ठंडे मॉलिक्यूल होंगे वो नीचे मिलेंगे। तो ठंडे वाले कम है, गर्म वाले तो ज्यादा है कि वो तो ऊपर चले गए हैं, तो ऊपर डेंसिटी बढ़ गई है, नीचे डेंसिटी घट गई है। तो यानी कि यहां पर भी लेयर्स बन गई हैं। यहां पर भी क्या बन गई हैं? लेयर्स बन गई हैं। किसकी? एटमॉस्फेयर की। और सबसे नीचे डेंसिटी सबसे कम है, उसके ऊपर उड़ ज्यादा, उसके ऊपर उड़ ज्यादा, ऐसा है यहां पर। अब आप यहां खड़े हो, आप यहां खड़े, आप इस पेड़ को देख रहे हो और आपको इस पेड़ की परछाई इमेज यहां उल्टी दिखाई दे रही है और वो भी हिलती हुई। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मान लो यहां से कोई रे ऑफ लाइट आई पेड़ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी। अब बताओ ये रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है?
डेंसर से ज्यादा डायरेक्ट के ऊपर डेंसिटी ज्यादा है, तो पहली कंडीशन टीआर की फुलफिल हो गई। यस सर। क्या पहली कंडीशन टीआर की फुलफिल हो गई? यस। यहां बनेगा नॉर्मल, यहां आएगा नॉर्मल, और ये कौन सा एंगल आ गया इसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और क्या ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? छोटा। छोटा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हुई, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन ही होगा। तो रिफ्रैक्शन कैसे होता है? जब जाती है डेंसर से ज्यादा, तो ये नॉर्मल से हल्का सा अवे बैंड कर जाती है। कर गई? लगना चाहिए था अगर लेकिन नॉर्मल से बैंड हो रही है। कैसे बैंड होती है? नॉर्मल से अवे। अरे ये नॉर्मल है क्या? तो ये आई तो ऐसे देखो, ये ऐसे बैंड नहीं होगी नॉर्मल से अवे। नहीं बस सुन गई। अब ये जा रही है अगली लेयर पे। अब अगली लेयर पे फिर से देखो, ये नॉर्मल दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? और अब बताओ ये जो एंगल ऑफ अब ये फिर से बताओ कहां से कहां जा रही है? अगेन इट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू अर्थ। और अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो, पहले से कुछ बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी ये क्रिटिकल एंगल से छोटा ही है। तो अभी भी क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा, और ये फिर से नॉर्मल से और अवे बैंड हो जाएगी। हो जाएगी। फाइनली इट इज अगेन गोइंग फ्रॉम डेंसर टू मीडियम। तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी एआर की। ये इसका नॉर्मल है, और अब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्यान से देखो, पहले से और बड़ा हो गया, और मान लो अब की बार वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो गया, क्योंकि वो बढ़ता जा रहा है। कभी ना कभी क्रिटिकल एंगल से बड़ा तो हो ही जाएगा ना वो। तो अब इस लेयर पे जाके उसकी तीनों कंडीशन फुलफिल होगी बेटा, किसकी? टीआईआर की। तो अब वो यहां पर रिफ्रैक्ट करने की बजाय टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करके हमारी आईज में आ जाएगी। तो हमें तो वो यहां से आपको दिखाई देगी, इसका मतलब। और मेरे लिए तो पेड़ भी यहाँ है, जो मेरे लिए पेड़ है ना वो ऐसे है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये पेड़ मुझे हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो रे आ रही है मेरी आंखों में, ये जिस मीडियम में से आ रही है, उस मीडियम के अंदर एयर के मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे हैं, जा रहे हैं ना? आपने कभी तंदूर के ऊपर का हिस्सा देखा है? तंदूर मान लो जल रहा हो, तंदूर जला दिया आपने, तंदूर के ऊपर हिस्सा देखो आप, उसमें ऐसे से आपको चलता दिखाई देगा, उसको कोई पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, वो भी आपको हिलता दिखाई देगा। तो वही केस हुआ है, तंदूर को जल रहा नीचे, और तंदूर के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल में मूवमेंट है, उन्हीं मॉलिक्यूल में से रे आ रही है, आपकी आंखों में आ रही है। तो जहां से आ रही होगी वो चीज आपको हिलती दिखाई देगी। तो जब वो चीज हिलेगी तो आपको क्या फील होगी? हमें पानी है, तो आपको भ्रम हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं मिरेज। तो हुआ क्यों? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लो बेटा, हो गया टॉपिक में क्या है, आप इसको लिख दो। पहली बात तो डायग्राम आना चाहिए। अगर आपने डायग्राम सही बना दिया ना, मैं आपको बता रहा हूं, जो आप लिख के आओगे ना वो पढ़ेगा ही नहीं, बिना पढ़े नंबर दे देगा। बेटा इंप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उसके सामने आपका इंप्रेशन ही बन गया ना कि इसको तो आता है, इसने डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनाया, साफ दिखा रखा है, रेज हर टाइम नॉर्मल से बेंड हो रही है, बिल्कुल क्लियर डायग्राम है। तो हो सकता है आप जो आपने लिखा हो हल्का हल्का बस पढ़ के या बिना पढ़े आपको दे दे नंबर, बट अगर आपने डायग्राम बनाया ही नहीं या बनाया तो बिल्कुल गलत बनाया, फिर वो पूरा पढ़ेगा इसने लिखा क्या है, चेक करता हूँ इसने क्या लिखा है, सही लिखा तो नंबर दे देंगे, नहीं गलती तो नहीं। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे लिखो, पॉइंट्स बना के लिखना पड़ेगा आपको, है ना? तो आप सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या लिखोगे? ऑन ए हॉट
सनी डे, मान लो एक पूरा गर्म दिन है और सूरज जो है वो बिल्कुल टॉप पे है, उसमें क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स absorbs energy from desert and moves up, hence density of air increases in upward direction। ये पहला पॉइंट है। अब क्या होगा, रे ऑफ लाइट आ रही है, पेड़ से आ रही है और हर बार वो कहां से कहां जाने की कोशिश कर रही है। ईच टाइम द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम डेंसर टू कलर मीडियम। रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ट्री suffers multiple refractions and every time its angle of incidence goes on increasing। अरे वो जो रे ऑफ लाइट है वो बार बार रिफ्रैक्शन सफर करेगी और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, एट ए पर्टिकुलर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हेन angle of incidence becomes greater than critical angle, then it is totally internally reflected back। और जब इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो ये टीआईआर हो जाएगी उसकी, एंड देन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम ए पॉइंट सीधा से बोल दो, हेंस ए वर्चुअल एंड इनवर्टेड। अब यहां देखो, हमने पीछे पढ़ा था कि जब भी वर्चुअल बनेगी तो सीधी बनेगी, पर यहां वर्चुअल उल्टी बन रही है। हेंस वर्चुअल इनवर्टेड इमेज ऑफ ट्री is formed। टाइम हो गया, बस खत्म हो गया। Hence virtual inverted image of tree is formed due to movement of air, due to movement of air molecules। Image appears at bank of a river। एयर के मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से जो इमेज है वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई नदी के किनारे पे है। दिस इज कॉल्ड इमेज। बेटा लिख दो बस, ओके ठीक है भाई, चलो ओके। सर बढ़िया बनाओ, ठीक हो और घुमाए Thank you.
of